इश्क करना कोई गुनाह नहीं होता। किसी से भी कभी भी हमें इश्क हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इश्क के चलते कोई गुनाह करना, वो बड़ी बात होती है। इश्क करना गुनाह नहीं, इश्क के लिए गुनाह करना वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के टाइम में इश्क करना कॉमन हो गया है। आज इससे इश्क है, कल उससे इश्क है। इश्क के नाम पर गुनाह ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और इन गुनाह के चलते इतने गुनाह बढ़ गए हैं कि उस गुनाह की जो चरम सीमा है बेहद ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका अंजाम कत्ल आता है, रेप आता है, मर्डर टाइप की चीज़ें आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को गंदा करती हैं। और आज मैं आपके सामने ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार के नाम पर, लस्ट के नाम पर जो बर्बादी की राह पर लेकर गई, उसे तबाह किया और इतना ही नहीं, बात मर्डर तक पहुँची। इस कहानी में सिर्फ वासना भरी है, लालच भरी है, मतलब भरा है। प्यार नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सोनिया और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो अपने आप में एक सवाल पैदा करती है कि जो प्यार का शब्द है वो कहाँ तक सीमित है। इन कहानियों के जरिए जो हम आए दिन देखते हैं उसमें प्यार के नाम पर तो सब चीज़ हो रही है, लेकिन प्यार खत्म हो चुका है। लेकिन सच क्या है, इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की मुलाकात भी बेहद ही रेयर है। यानी कि एक लड़का लड़की नॉर्मली अगर वो मिलते हैं तो या तो वो किसी पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं या गार्डन में मिलती है, किसी कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में, किसी में इस टाइप से मिलते हैं। लेकिन ये जो दोनों लड़का लड़की हैं वो दोनों बहुत ही अलग जगह पे मिले। यानी कि वो दोनों मिले एक जेल के अंदर, कैद वाली जेल के अंदर। वो भी क्यों मिले, देखो जी, दोनों के बाप थे, यानी दोनों के जो पिता हैं दोनों जेल के अंदर बंद है। होता ही है कि गोरखपुर की जेल के अंदर में जो लड़की है मिलने के लिए जाती है अपने पिता से, और जो लड़की का नाम है सीमा, अपने पिता से मिलने जाती है। वो कमल सिंह उसके पिता का नाम है। वो किसी आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है और वो किसी अपराध के चलते उस जेल के अंदर बंद है। और एक जो लड़का है जो उसकी मुलाकात आपस में हुई है, मणिकांत नाम है, वो भी मुलाकात करने के लिए अपने पिता से उस जेल में गया होता है, गोरखपुर की जेल में। वो भी किसी करप्शन के जुर्म में उसके पिता जो होते हैं विशंबरनाथ जेल में बंद है। दोनों की मुलाकात वहाँ पर होती है। कैसे होती है, वो जब जेल में नाम लिखाने के लिए जाते हैं दोनों की नज़र मिलती है, एक दूसरे को टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, कुछ नज़रों ही नज़रों में इशारेबाजी हो जाती है। आगे जाके जब दोनों की मुलाकात की डोरी पर चढ़ते हैं और वहाँ पे स्टैंप लगाई जाती है, अंदर मुलाकात के लिए उनकी तलाशी होती है। जब दोनों उधर पहुँचते हैं मुलाकात के लिए तो दोनों को बड़े से मैदान में ले जाते हैं जहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं सारे कैदियों को लेके आते हैं जिनके मुलाकाती वहाँ पर आए होते हैं। तो उनके साथ में वो दोनों भी आए होते हैं, विशंबरनाथ और कमल सिंह भी। और वो दोनों गहरे दोस्त जेल के अंदर बन चुके होते हैं। उनकी दांत काटे की रोटी की वाली दोस्ती हो चुकी होती है उन दोनों के बीच में। अब इससे बड़ी तो बात ही नहीं, कुछ इन दोनों के लिए और भी अच्छी बात होगी क्योंकि वो दोनों ने एक दूसरे को पहले ही देखा था और पसंद भी कर लिया था आंखों आंखों में। तो ये तो बहुत अच्छे सोने पे सुहागा हो गया। दोनों के बाप एक दूसरे को जानते होते तो उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने एक दूसरे की पहचान भी कराई। अब वो दोनों मुलाकात करके जब जेल से बाहर निकलते हैं तो वो बोलता है मणिकांत सीमा को कि सीमा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। उसने सीमा बोलती है कि ये भी कोई कहने की बात है, अब दोस्ती तो हो ही चुकी है। दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और वो बड़े बिंदास तरीके में उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताती भी है, बोलती भी है और वो दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। मणिकांत सोचता है कि इसने, लड़की ने इतनी आसानी से मेरे साथ दोस्ती एक्सेप्ट कर ली है तो मेरे प्यार का निवेदन भी ये ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वो कुछ सोच के थोड़ी देर चुप हो जाता है। सोचता है कि नंबर मैंने ले ही लिया है, अब मैं इससे बातचीत करूँगा तो पहले मैं जांचूंगा, परखूंगा कि क्या चाहती है, उसके हिसाब से मैं इसको ऑफर करूँगा। उसके बाद उनके बीच में बातों का सिलसिला बराबर चलता रहता है। वो गोरखपुर चले जाते हैं और वो दिल्ली वापस आ जाता है। दिल्ली में जो मणिकांत है एक जगह पे किराए पे रह रहा होता है, वहीं पर सिलाई का अपना काम कर रहा होता है। अपना उसने बुटीक खोला होता है, अपनी शॉप खोली होती है। और वो भी किस तरीके से आता है, वो जब गोरखपुर में रह रहा होता है अपने पापा के साथ में काम कर रहा होता है, सिलाई कढ़ाई का काम, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जब, तो वो वहाँ पर कुछ उसको इतना अर्न नहीं हो रहा होता तो कोई उसको सलाह देता है कि आप दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में जाने के बाद वहाँ पर अपना काम वगैरह सेटअप वगैरह का, वो दिल्ली में आता है, कुछ टाइम नौकरी करता है, अपने काम की नॉलेज लेता है, उसके बाद अपना एक सेटअप लगाता है। यहीं डाबरी के पास थाना मोड़ पे चाणक्यपुर एक जगह है, वहाँ पर एक जगह लेता है अपने दोस्त की।
अवधेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर पे किराए पे एक पोर्शन लेता है, वहाँ पर दुकान और मकान दोनों एक ही जगह पे करता है, वहाँ पे कमाने लग जाता है, अर्निंग भी ठीक ही हो रही होती है, अपने ज़रूरत का काम जो उसका गुजारा चल ही रहा होता है। तो इस बीच इन दोनों की बातचीत भी चल रही होती है और वो दोनों खूब अच्छी अच्छी बातें भी करते होते हैं और बातचीत का लेवल भी काफ़ी हद तक आगे चला जाता है और इस हद तक कि वो एक दूसरे के साथ में आपस में काफ़ी अश्लील बातें भी कर लिया करते थे। तो एक दिन वो उससे बोलता है कि क्या जो लड़की है उसको बोलता है सीमा को कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो लड़की हंसने लग जाती है। तो वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो, तो वो बोलती है क्या तुम मुझे कवारी समझते हो। तो एक पल के लिए उसके माइंड में क्लिक करता है कि हो सकता है इसका कोई पुराना कोई प्रेमी रहा हो, इसका किसी के साथ चक्कर रहा हो, उसने इसको धोखा दे दिया हो, उसने इसका कुमारे भंग किया हो, इसलिए ऐसी बात कर रही है, इसकी वजह से ही ऐसी बात बोल रही है। सोचने के बाद फिर उसके माइंड में क्लिक होता है वो कौन सा दूध का धुला, उसका भी तो गांव में किसी के साथ चक्कर था, उसने भी तो अपना कुमारे भंग दिया। इतनी बात सोच के उसको कहता था मुझे तुम्हारी पुरानी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम अब शादी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वो कहती है बुद्धू तुमने क्या सोचा मेरे बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि मैं तो शादीशुदा हूँ। वो चौंक जाता है, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है कि जिस लड़की के साथ इतने दिन से वो बात कर रहा है वो तो शादीशुदा है। अब वो कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो कहती है मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें अपनी बात ये बताऊँ और तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। ये सारी बातें उनके बीच में होती है, वो एक लंबा सा विराम लगता है आपस में, फिर उसके बाद बातचीत का जो दौर होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सिमटने लग जाता है आपस में कि भाई ये तो शादीशुदा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उससे वो थोड़ा खींचने लग जाता है। लेकिन सीमा उससे बराबर बात करती रहती है और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर क्या होता है कि जो सीमा होती है उसको लगता है कि ये जो सिलसिला है चल रहा है, ये जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मणिकांत मुझसे शादी नहीं करेगा। और जो उससे उसकी शादी हुई होती है वो बताती है उसको मणिकांत को कि मेरे पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक पड़ोस के गाँव के सत्येंद्र से करा दी, जो 1.5 उम्र का है। और सत्येंद्र बोलता है कि तेरे बाप ने मुझसे पैसे लिए थे तेरे को मेरी शादी कराने के, तेरी शादी मुझसे कराने के लिए। क्या सच है क्या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रह रही हूँ उसके साथ में, मेरे को कोई संबंध नहीं है। उन दोनों की आपस में जब बात होती थी वो बोलता था क्या वो तुम्हें बेड पे संतुष्ट कर सकता था, करता है। तो वो बोलती है कि करता था या नहीं करता था, लेकिन अब तो वो किसी काम का नहीं है, मेरा तो मन भी नहीं करता उसकी तरफ देखने का। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है अपना काम तो बन जाएगा, इसके लिए तो मैं इसको अपने पास बना के रखता ही हूँ। लेकिन उनकी करते करते बातचीत काफ़ी कम होनी शुरू हो जाती क्योंकि वो शादी करना चाहती थी और मणिकांत नहीं चाहता था कि शादीशुदा औरत के साथ में कुछ शादी के संबंध में आए। इसके बाद जो सीमा होती है उसका अपने पड़ोसी के साथ ही चक्कर चला लेती है उसमें, तो वो उसके साथ ही भाग जाती है और उसके साथ विवाह कर लेती है। उसका नाम मनोहर होता है और मनोहर के साथ वो भाग जाती है, पड़ोस के मनोहर के साथ भाग जाती है। 1 वर्ष तक उसके साथ रहने के बाद उसने बच्चा भी पैदा होता है, उस बच्चे का नाम आयुष रखा जाता है। लेकिन उसको भी जब रियलाइज़ होता है मनोहर को कि वो उसको बेकार लगने लग जाती है 1 साल बाद, तो उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो उसको छोड़ के चला जाता है और उससे तलाक लेना चाहता होता है। लेकिन वो उसको छोड़ नहीं पाती है, लेकिन सारी बातें होने के बाद दोबारा वो उसके घर आ जाती है। लेकिन अब उसको क्या करना है ये तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वो ये ऐसे करते करते और जो उधर आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ भी नैन मटक्का करने लग जाती है, लेकिन उसकी नीड जो है इस तरीके से पूरी नहीं होती। उसे 3-4 जगह से धोखा मिल जाता है, यानी 2 शादियाँ करी, 2 के साथ में ऐसा हुआ और एक प्रेमी ने उसको धोखा दे दिया। इस तरीके की बातें होती है। एक लड़का उसको बीच में और मिलता है, वो भी उसके साथ में पहले टाइम पास करता है उसके साथ में, और क्या नाम है, सौरभ नाम का एक लड़का होता है उसके गाँव का ही, और कुछ सब उसके साथ टाइम स्पेंड करके सब कुछ करके उसे छोड़कर चला जाता है। अब वो बड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी है उसे, तो फिर पुराना मणिकांत की याद आती है, वो सोचती है कि उससे कांटेक्ट करें। फिर काफ़ी वर्षों बाद उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसका नंबर उसके माइंड में फीड होता है, उसका नंबर लगाती है और उससे बात करती है। तो उस मणिकांत से फ़ोन उठाता है तो उससे सारी बात बताती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसे पूरा प्रॉपर ये चीज़ नहीं बताती कि मैंने शादी कर ली है, 2 शादी मेरे ऐसे कुछ करके है, मेरा बच्चा है। वो कहती है चलो ठीक है हम मिलते हैं, ये है वो, ऐसे करके उसका बातों में एड्रेस ले लेती है दिल्ली का। वो दिल्ली पहुंच जाती है अचानक उसके घर पे और अपने बेटे आयुष को लेकर। वो पूछता है कि तुम ठीक है आई हो, ये कौन है। वो बता दी मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, 2 मैंने शादी करी और ऐसे करके। तो वो बड़ा अचंभे में आ जाता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लिविंग में रह लेता हूँ। तो वो इतना भी सोचता है कि चल ठीक है ना, मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं बाहर भी तो पैसा खर्च करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, सेक्स के लिए, तो ये अगर रह भी लेगी या 3-4-5 हज़ार रुपये का खर्चा इन दोनों का होगा भी तो क्या माड़ा है, रहते रहेंगे लिविंग में, रह रहे जब तक रह रहे थे। ये इस लालच में वो भी उसको रख लेता है। वो भी आसरा ढूंढ रही होती है, वो भी उसके साथ रहने लग जाती है। ऐसे चलते चलते उनकी कहानी चलती रहती है आगे।
बढ़ते बढ़ते काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उसके ऊपर शादी का प्रेशर डालने लगती है। तो वो बोलता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वालों से बात करूँगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो प्यार में धोखा खाई हुई लड़की थी, तुम कंवारी होती तो वो अलग बात थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा भी और एक बच्चे की माँ भी हो, तो शादी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घर वालों से बात करूँगा। ये प्रेशर उनका आए दिन बढ़ता जाता है और इनके बीच में इस तरीके के झगड़े भी होने लग जाते हैं। वो फिर उसको बोलता है कि दिल्ली जैसे शहर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी दोनों ही कमाते हैं। तो उसको जैसे तैसे करके अपने लिंक के जरिए कहीं पर नौकरी लगवा देता है, और वो जहाँ पर रह रहे होते हैं डाबरी थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी क्षेत्र में, वहीं पर आसपास में उसको ऑफिस में 5,000 रुपये महीने में उसको नौकरी लग जाती है। और जो उसका बेटा आयुष होता है उसको प्ले स्कूल में वहीं चाणक्यपुरी में डाल दिया जाता है। और वो 2 महीने नौकरी करती है, 5,000 रुपये लेके जो भी कमाती होती है अपने ऊपर ही खर्च कर रही होती है, उसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में उसका जो वासना है बढ़ती जाती है, तो आसपास के जितने भी लड़के होते हैं उनके ऊपर डोरे डालनी शुरू कर देती है और उनसे पैसा लेना शुरू कर देती है। और उस पैसे का कर्जा भी उतारने के लिए मणिकांत का ही जो हाथ पकड़ा जाता था, लोग उसका ही गिरेबान पकड़ते थे कि तू, तेरी ही जानने वाली तेरी ही बीवी है और तुझे ही पैसा देना पड़ेगा। सारी चीज़ों से, इन हरकतों से मणिकांत बुरी तरीके से पागल हो चुका था और परेशान हो चुका था कि सोच रहा था मैं इसे पीछे कैसे छुड़ाऊँ, और लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी सीमा। तो एक दिन वो प्लान करता है कि चलो ठीक है हम शादी ही कर लेते हैं, उसको कह करके लेकर जाता है। और फिर उसको एक बार क्या बहाने से लेके जाता है कि चलो हम गोरखपुर चलते हैं, वहीं पर अपने घर वालों से मिलकर बातचीत करेंगे। तो उसे लेकर जा रहा होता है, तो उसको एक ट्रेन होती है जो गोरखपुर से चलती है, वहाँ से उसको लेकर रास्ते में जाता है। वो एक जगह है वहाँ रुकती है ट्रेन, वो ये लखनऊ के पास एक जगह है वहाँ वो ट्रेन रुकती है। वहाँ पर रात का टाइम होता है, कहते हैं अगले दिन हमें ट्रेन चेंज करनी है गोरखपुर के लिए, आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो एक होटल है वहाँ पर, और उस होटल का नाम है पंजाब ये रसोई होटल। 15 सितंबर 2014 की रात को 11 बजे का लखनऊ में स्थित वो होटल है, विजयनगर में। और वो 11 बजे के करीब सीमा और बबलू नाम से वो उस होटल में ठहरते हैं, और 5 वर्ष का बच्चा भी जिसका नाम शिव वो लिखवाते हैं। और दिल्ली का जो पता लिखवाते हैं सीतापुरी डावरी साइड का वो लिखवाते हैं। 16 सितंबर को रूम नंबर 102 से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो उधर जो होटल के जो स्टाफ होता है उनमें से एक वेटर होता है, उधर जाता है, दरवाज़ा खुला होता है, धकेल के जब देखता है तो बच्चा रो रहा होता है। बच्चा बोल रहा होता है पापा ने मम्मी को मार दिया। वो बाथरूम में जाता है, लड़की जो होती है सीमा जो होती है वो मरी हुई होती है, उसके जो गर्दन पे चाकू लगा होता है, उसको और भी जगह कई जगह घाव होते हैं। वो तुरंत रिसेप्शन पे जाता है, होटल के जो मैनेजर को कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट करके तभी पुलिस आ जाती है। लखनऊ में इस बात की सारी में हवा जो बात फैल जाती है, पुलिस आती है मौके पर, सारी जांच वगैरह होती है। उस बच्चे को जो है सारी चीज़ें अपने अंडर लिया जाता है, जो रजिस्टर में एड्रेस वगैरह लिखा है तो वो सारा फर्जी था। अब उस कैसे उसके पता चले कहाँ की लड़की, कैसे क्या पता चले, इस चीज़ की जांच चल रही होती है। जो लेकिन जो बच्चा होता है जिसका नाम शिव लिखाया होता है, उसने जो शर्ट पहनी होती है उस पर जो प्ले स्कूल का उसने कोट पहना होता है, तो उस प्ले स्कूल पे दिल्ली का एड्रेस का नाम लिखा होता है। वो उसके जरिए उस प्ले स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उस बच्चे का नाम पता चलता है कि इसका नाम शिव नहीं है, इसका नाम आयुष है, और उसका एड्रेस निकालते हैं। एड्रेस निकालने के बाद वो उसके घर पहुँचते हैं जहाँ पर सीमा मणिकांत के साथ रह रही होती है। वहाँ से जो मकान मालिक होता है उसका गोरखपुर का एड्रेस देते हैं, तब गोरखपुर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। लेकिन मणिकांत को अंदाज़ा भी नहीं होता कि गोरखपुर तक पुलिस पहुँच जाएगी। लेकिन पुलिस क्या से आज तक कोई क्राइम करने वाला बचा नहीं है। तो गोरखपुर पहुँचने के बाद सारी बात ओपन होती है, तब उससे पूछताछ होती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि कैसे उसने प्रेशर दिया था। उसने यहाँ तक भी बोला था कि सीमा ने कि तुम अपने गांव की ज़मीन बेच कर यहीं पर एक मकान ले लो और जो पैसा बचेगा हम उस पर ऐश करेंगे। वो ऐश पूरे पैसे पे करना चाहती थी, मुझे बर्बाद करना चाहती थी, मुझसे ज़बरदस्ती शादी का प्रेशर कर रही थी, और मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी तो आदत है गलत, और वो कई जगह मुंह मारती रहती है, इस तरीके की आदत है। कितने लोगों से उसने पैसे लिए, कितने लोगों के साथ वो सो चुकी है। ऐसी औरत के साथ शादी कौन करता है आप समझ सकते। लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, तो मैंने मजबूरी में आकर ये कदम उठाया, मुझे मारना ही पड़ा आखिर में। अब मार तो उसने दिया, उसने सोचा नहीं था कि सारी कहानी इस तरीके से हो जाएगी या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। उसे लगा, उसे अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो नाम वगैरह बदल के, एड्रेस वगैरह बदल के उस होटल में ठहरा था। लेकिन कानून से आज तक कोई नहीं बचा है, देर सवेरे से ही। लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही उसको उधर पकड़ लिया गया। अब वो जेल में है, केस चल रहा है धारा 302 के तहत उस पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है।
अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये सोचने वाली बात है कि लालच, एक लस्ट और एक हवस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाती हैं। अपने लालच को, अपनी हवस को और अपने अंदर जो पैदा होने वाली गलत चीज़ों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो हमेशा बर्बादी की ही तरफ बढ़ोगे। ये चीज़ हमें सीख मिलती है इस कहानी से। जो सीमा थी उसने अपने लालच के चलते अपनी को जान से हाथ धो बैठी, और जो मणिकांत था उसने भी अपने लालच के चलते इस भयानक जो मर्डर को अंजाम दिया। उसको भी अब वो पूरी जीवन अपनी जेल में ही बिताएगा, क्योंकि उसने भी क्राइम किया है, चाहे किसी भी वजह से किया है। छोड़ना नहीं था या नहीं छोड़ना था ये अलग मैटर था, लेकिन क्राइम तो क्राइम ही होता है। इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि अपने आप पर कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर बिगाड़ने वाली चीज़ें 100% हैं। अपने आप को सही रखने के लिए हम खुद ही प्रेजेंट हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते रहें, और ताकि कोई नई नोटिफिकेशन जो भी है आपके पास पहुंचते रहें। नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।